This is your example number 14. Now ये डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना है और हमें आंसर शो करना है. इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके आंसर आना चाहिए 4 टाइम्स a इंटू बी इंटू सी. इस डिटर्मिनेंट को देखकर आपको बिल्कुल नहीं लग सकता कि इसका आंसर 4 इंटू ए इंटू बी इंटू सी आ सकता है, बट आएगा. ना एक प्रोसीजर तो ये है, इसको सिंपली एक डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व कर दिया जाए. तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप सिंपली इसको किसी रो या कॉलम से एक्सपैंड कर देते हैं तो ऐसा करने से आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, बहुत काफ़ी मार्क्स इसमें कट जाएंगे. तो हमें करना क्या है, आपने जितनी प्रॉपर्टीज़ सीखी हैं डिटर्मिनेंट की वो प्रॉपर्टीज़ इसमें लगानी है और हर क्वेश्चन में कम से कम 2 प्रॉपर्टीज़ ज़रूर लगानी है बिफोर यू एक्चुअली एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट. ठीक है ना. सो कम से कम 2 प्रॉपर्टीज़ हम इसमें ज़रूर यूज़ करेंगे. तो हम देख लेते हैं फर्स्ट रो या कॉलम, कोई भी कॉलम या रो ऐसी नहीं है जहाँ से हम कोई चीज़ कॉमन निकाल पाएँ, क्योंकि हमें 4 भी चाहिए, ए भी चाहिए, बी भी चाहिए, सी भी चाहिए. ए भी कॉमन नहीं आता कहीं से, बी भी नहीं आता, सी भी नहीं आता. तो जब हम कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते तो हम बाकी बचे हुए रूल्स में से उस रूल को यूज़ करेंगे जहाँ हम इस डिटर्मिनेंट में मैक्सिमम एंट्रीज़ को ज़ीरो बना पाएँ. फॉर एग्ज़ाम्पल ये ए और ए अगर माइनस हो जाए तो ज़ीरो बन जाएगा, है ना. ये सी और सी माइनस हो जाए तो ज़ीरो बन जाएगा. ये बी और बी माइनस हो जाए तो ज़ीरो बन जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर किसी भी एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को हम ज़ीरो बनाकर देखेंगे. एक और तरीके से इसमें ज़ीरो बनाई जा सकती है. ये बी प्लस सी है. अगर इन दोनों रो 1 और रो 2 को मैं प्लस कर लूँ तो भी मुझे बी प्लस सी मिलेगा. तो अगर सॉरी ये रो 2 है, ये रो 3 है. अगर रो 3 और रो 2 को R2 R3 को प्लस कर दिया जाए तो भी मुझे बी प्लस सी एलिमेंट मिलता है. ये प्लस अगर R1 में से माइनस कर दिया जाए तो ये बी प्लस सी एलिमेंट हमारा ज़ीरो हो जाएगा. तो हम लोग अप्लाई करेंगे, R1 को हम चेंज कर देते हैं, R1 में माइनस कर दो R2 प्लस R3. अब ये मैं यहाँ करके दिखाती हूँ आपको. सबसे पहले R2 प्लस R3 कर लेते हैं. R2 प्लस R3 का मतलब एलिमेंट्स ऐड कर दो R2 R3 के. तो पहला एलिमेंट B प्लस सी हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट 2C प्लस ए हो जाएगा, तीसरा एलिमेंट इन दोनों को ऐड करो 2B प्लस ए हो जाएगा. और इसमें से R1 में से ये माइनस हो रहा है, B प्लस सी, ए और ए माइनस हो रहा है तो साइन चेंज कर देंगे. अब जो इसमें से कैंसिल आउट होता है तो B प्लस सी, पूरा B प्लस सी कैंसिल आउट हो गया, ज़ीरो आ जाएगा. ए, ये माइनस इन दोनों के साइन चेंज करेगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस. ए और माइनस ए ज़ीरो हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा -2C. और यहाँ पर जब आप ए में से ए माइनस करोगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, आपके पास बचेगा -2B. तो ये जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई उससे हमें ये आंसर मिलता है. ये आंसर किसकी जगह रखा जाएगा, जिसको हम चेंज कर रहे थे. तो आपका जो डिटर्मिनेंट है दैट विल कन्वर्ट टू R1 हैज़ चेंज टू दीज 3 एंट्रीज़ 0, -2C, -2B. बाकी दोनों रोज़ में कोई चेंज नहीं है क्योंकि चेंज हमने सिर्फ रो 1 को किया था. ठीक है. अब हमें नज़र आ रहा है कि इस B में से अगर इस B को माइनस करेंगे तो हमें ज़ीरो मिल सकता है. दिस B एंड दिस B आर द पार्ट ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 3. बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं कॉलम 1 में से कॉलम 3 को माइनस करती हूँ तो ये 0 और 2B भी माइनस होंगे और ऐसा करने से पहले से बनाया हुआ ज़ीरो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. ये C और C भी माइनस होने पर ज़ीरो दे सकते हैं. ऐसा करने के लिए कॉलम 1 और कॉलम 2 को माइनस करना है. लेकिन कॉलम 1 कॉलम 2 को माइनस करने के लिए 0 और -2C भी माइनस होंगे और ऐसा करने से पहले से बना हुआ ज़ीरो डिस्टर्ब हो जाता है. यानी ऑल्दो मुझे समझ में आ रहा है कि B और B को माइनस करने से ज़ीरो होगा, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि वो इस ज़ीरो को हटा देता है. इसी तरह C और C को भी हम माइनस नहीं करेंगे क्योंकि वो इस ज़ीरो को डिस्टर्ब करता है. तो इस एक ज़ीरो के अलावा हम और कोई ज़ीरो इसमें नहीं बना पाएंगे. अब अगर आप चाहें तो रो 1 में से -2 को कॉमन कर सकते हैं. ठीक है ना. सो टेकिंग -2 कॉमन फ्रॉम रो 1. अब अगर आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है कि ज़ीरो में से -2 कैसे लिया, तो ज़ीरो को आप हमेशा लिख सकते हैं 0 × -2.
तो 0 में से तो आप कुछ भी चीज़ कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ से हम तीनों एंट्रीज़ में से हम -2 निकालेंगे तो आपका डिटर्मिनेंट बन गया -2, अब बाहर आ जाएगा क्योंकि कॉमन हो गया। यहाँ 0, यहाँ से -2 गया C, यहाँ से -2 गया B, ठीक है। बाकी चीज़ें तो ऐसी की ऐसी, B और C प्लस A, B, C, A प्लस B, ये आ गया। अब हम इसको अलोंग R1 ओपन कर सकते हैं, अलोंग C1 भी ओपन कर सकते हैं। तो मैं अलोंग R1 ओपन करूँगी, ये प्लस है इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर माइनस है, इसका कोफैक्टर प्लस है। सो ओपनिंग अलोंग, एक्सपैंड अलोंग R1। सो आपका डिटर्मिनेंट बन गया -2, तो पहले ही बार है। अब ये फर्स्ट एलिमेंट तो 0 ही है, तो इसके लिए माइनर बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। सेकंड एलिमेंट आपका C है, कोफैक्टर का साइन माइनस है, और कौन सा डिटर्मिनेंट सॉल्व होगा, इसका रो और कॉलम हटा दो। रो 1 कॉलम 2 हट गया, B, B, C और A प्लस B, 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 C और A प्लस B, ये बच गया। नेक्स्ट एलिमेंट है B, कोफैक्टर इज प्लस, इसके लिए कौन सा डिटर्मिनेंट सॉल्व होगा माइनर में, इसका रो और कॉलम हटा दो, B का रो और कॉलम हटा दो, इस वाले B का कॉलम, रो 1 कॉलम 3, तो बच गया B, C प्लस A, C और C, B, C प्लस A, C और C, ये सॉल्व करना है बस हमने। सो सॉल्विंग इट फर्दर, दिस इज -2, ठीक है ना। अब -C के साथ ये डिटर्मिनेंट, B इंटू A प्लस B, AB प्लस B स्क्वायर, B इंटू C, BC, ये माइनस होगा आपस में, प्लस B इंटू C, BC, C इंटू C प्लस A, C स्क्वायर प्लस AC, ये आपस में माइनस हो जाएंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो योर डेल्टा इज़ गेटिंग द वैल्यू -2। अब इसको -C से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, B से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो वी आर गेटिंग -ABC माइनस B स्क्वायर C प्लस BC स्क्वायर प्लस, अब इस B से मल्टीप्लाई करेंगे, B स्क्वायर C, ठीक है। अब ये माइनस, इन दोनों के साइन चेंज करके दोनों को माइनस बनाएगा, तो B से माइनस होगा तो दोनों टर्म्स माइनस, माइनस BC स्क्वायर माइनस ABC, जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट, माइनस B स्क्वायर C प्लस B स्क्वायर C 0 प्लस BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर 0, ये दोनों टर्म्स ABC की हैं, दोनों का साइन नेगेटिव है, तो ये आएगा आपका -2ABC, दैट विल गिव यू 4 times ABC. So this solves example number 14. Now this is your example number 15. This is very important example. इसमें ये जो कंडीशन दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, ये अलग अलग हैं, सेम नहीं है। साथ में आपको दिया है कि ये डेल्टा, ये वाला डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करेंगे तो 0 आंसर मिलता है, तो ये दोनों चीज़ें गिवन है, ये भी गिवन है, एक्स वाई जेड आर डिफरेंट एंड डिटर्मिनेंट इज़ 0, ये भी गिवन है। प्रूव क्या करना है, सिर्फ ये 1 + x y z इज़ 0, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो इसको ले लेंगे डिटर्मिनेंट को और सॉल्व करेंगे। सो डेल्टा इज एक्स क्यूब 1 + x क्यूब y, सॉरी ये स्क्वायर है, y स्क्वायर 1 + y स्क्वायर, यहाँ क्यूब है, z स्क्वायर 1 + z क्यूब, ये 0 चल रहा है, ये 0 चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला कॉलम जो है 3 कॉलम में 2 टर्म्स हैं, तो हम इस डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, स्प्लिट अप कर सकते हैं। एक्स वाई जेड फर्स्ट कॉलम एज इट इज़, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सेकेंड कॉलम एज इट इज़। फर्स्ट कॉलम से आपको 2 डिटर्मिनेंट्स मिलेंगे, एक तो 1 1 1 से मिलेगा, जो कॉलम्स हम लोग सेपरेट नहीं कर रहे वो एज इट इज़ लिखे जाएंगे। दूसरा डिटर्मिनेंट्स एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब से मिलेगा, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब आप ध्यान से देखिए, इस वाले डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो से x कॉमन है, सेकंड रो से y कॉमन है, थर्ड रो से z कॉमन है। सो टेकिंग x y z कॉमन फ्रॉम
R1, R2, R3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपका ये जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है इसमें तो हम अभी कुछ कर ही नहीं रहे हैं, अभी देखेंगे इसमें क्या करना है। सेकंड डिटर्मिनेंट में से फर्स्ट रो से x आ गया, सेकंड रो से y आ गया, थर्ड रो से z आ गया। तो यहाँ से पूरा इन तीनों एलिमेंट से x निकल गया, तो बचेगा 1x², 1x² यहाँ बचेगा y, इधर से y आ गया कॉमन 1y² इधर से z आ गया कॉमन 1z² अब ये दोनों डिटर्मिनेंट्स ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, सिर्फ कॉलम्स का पोजीशन आगे पीछे है। तो इसमें अब हम कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज, एक कॉलम की पोजीशन उठाकर दूसरे कॉलम की जगह रखेंगे। और आपको याद है जब भी दो कॉलम्स या दो रोज़ इंटरचेंज होते हैं तब डिटर्मिनेंट का साइन चेंज होता है। तो मैं पहला इंटरचेंज कर रही हूँ इसमें, देखिए ध्यान से, इसका कॉलम 1 यहाँ कॉलम 3 है, तो ये कॉलम 1 एकदम से कॉलम 3 पर नहीं जाएगा, पहले मैं इसे कॉलम 2 पर लाऊंगी फिर इसे कॉलम 3 पर ले जाऊंगी। सो कॉलम 1 इंटरचेंज विद कॉलम 2। ठीक है, तो इसमें तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, ये इसके लिए हो रहा है, तो इसमें तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, इसको हम ऐसे ही उतारेंगे, x² 1, y² 1, z² 1। अब क्योंकि हमने एक इंटरचेंज किया है तो ये वाला प्लस माइनस में बदल जाएगा, xyz, तो ये 1 कहाँ चला गया, अब कॉलम 2 की जगह, और कॉलम 2 कहाँ जाएगा, कॉलम 1 की जगह, xyz कॉलम 1 बन गया, 1 1 1 कॉलम 2 बन गया। थर्ड कॉलम को तो हमने छेड़ा ही नहीं था। अब देखो ये xyz और ये xyz एक जैसा हो गया। बस अब एक ट्रांसफॉर्मेशन और करनी है, इसको इधर इंटरचेंज करेंगे, ये दोनों आपस में इंटरचेंज। तो एक और इंटरचेंज, C2 कॉलम इज़ इंटरचेंज विद C3 इसमें। तो एक बार और डिटर्मिनेंट का साइन चेंज होगा, तो अब की बार ये माइनस अब नेक्स्ट स्टेप में जाकर प्लस बन जाएगा। सो वी आर गेटिंग, इसको तो हम एज इट इज़ ले लेंगे क्योंकि ये तो हमने चेंज किया ही नहीं। अब ये माइनस बन गया प्लस, ये xyz एज इट इज़, इस कॉलम को तो हमने चेंज किया ही नहीं है तो ये ऐसा ही रहेगा। ये 1 अब चला जाएगा थर्ड कॉलम में, ये तीनों 1, और ये x² y² z² आ जाएंगे सेकेंड कॉलम में। अब अगर आप देखें तो ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट बिल्कुल एक जैसा है, और रिमेंबर ये इक्वल टू 0 चलते रहेंगे। ये दोनों डिटर्मिनेंट बिल्कुल एक जैसे हैं, तो हम इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को भी कॉमन कर सकते हैं। तो आपने डिटर्मिनेंट कॉमन कर लिया, x² 1, y² 1, z² 1, ये कॉमन हो गया। तो अब अंदर क्या बचेगा, इस टर्म में से पूरा डिटर्मिनेंट गया तो बचा 1, प्लस इस टर्म में से भी पूरा डिटर्मिनेंट गया तो बचा xyz। अब आप देख रहे हैं हम अपने आंसर के पास आते जा रहे हैं। अब हमें ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो अब इस डिटर्मिनेंट में कॉमन तो कुछ नहीं आता, तो हम इसमें अब मैक्सिमम ज़ीरोज़ क्रिएट करेंगे। तो ये 1 - 1 0 हो सकता है, ये 1 - 1 0 हो सकता है, तो ये 1 और ये 1 R1 और R2 का पार्ट हैं, R1 R2 R3। तो अगर R1 और R2 को माइनस किया जाए तो 0 मिलेगा, R2 और R3 को माइनस किया जाए तो 0 मिलेगा। तो पहले हम R1 को चेंज करेंगे, R1 - R2, तो आपको डिटर्मिनेंट क्या मिल जाएगा, x - y, ये मिलेगा x² - y², x² - y², ये आपको मालूम है क्या होता है, x - y x + y, 1 - 1 आपको मिलेगा 0। रिमेंबर a² - b² जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी, a - b × a + b, ये यूज़ किया है यहाँ पर x² - y² में। ठीक है, बाकी जो रोज़ हैं वो तो एज इट इज़, ये इधर आएगा 1 और 1, ये ब्रैकेट एज इट इज़ 1 + x y z = 0, एक 0 मिल गया। अब ज़रा इस रो को ध्यान से देखिए, या पहले एक और 0 क्रिएट कर लेते हैं। इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें R2 और R3 को, तब भी हमें 0 मिलता है। सो R2 चेंजेस टू R2 - R3, सो वी आर गेटिंग x - y। रिमेंबर R1 चेंज नहीं हुआ है तो वो एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, R2 रो 2 और रो 3 को माइनस कर रहे हैं, तो मिलेगा y - z,
वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर में फिर से यही आइडेंटिटी लगेगी, यानी वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड, 1 माइनस 1 क्या मिलेगा 0। थर्ड रो को हमने चेंज किया ही नहीं तो वो यही रह जाएगी। ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0 चलता रहेगा। 2 ज़ीरोज़ मिल गई, हमारा काम आसान हो जाएगा। अब ज़रा अपनी R1 और R2 को ध्यान से देखिए। इस पूरी R1 में x माइनस वाई का फैक्टर कॉमन है, बिकॉज 0 के साथ तो आप x माइनस वाई मल्टीप्लाई करके लिख ही सकते हो। रो 2 में y माइनस जेड का फैक्टर कॉमन है, तो हम रो 1 में से x माइनस वाई को कॉमन करेंगे, रो 2 में से y माइनस जेड को कॉमन करेंगे, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट बचेगा, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ बचेगा x प्लस वाई और 0, यहाँ से भी 1 क्योंकि y माइनस जेड निकल गया, ये निकल गया, बचा y प्लस जेड और 0। यहाँ पर कोई चेंज हो ही नहीं रहा, तो ये अब ये तो मल्टीप्लाइड था डिटर्मिनेंट के साथ, तो इसको आप यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो इक्वल्स टू 0। तो 3 फैक्टर्स आ गए। अब चौथा फैक्टर है डिटर्मिनेंट खुद है। अब इसमें हम और कोई चेंज कर सकते हैं क्या? 1 0 यहाँ और क्रिएट हो जाएगा। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आई एम सिंपली ओपनिंग इट विद कॉलम 3। कॉलम 3 में अब 2 ज़ीरोज़ आ गए हैं ना। आप चाहें तो यहाँ पर भी 1 माइनस 1 मतलब रो 1 माइनस रो 2 को एक बार और अप्लाई करके 0 कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर रही हूँ। सो एक्सपैंड अलॉन्ग C3, यहाँ C3 पर अलॉन्ग एक्सपैंड कर दीजिए। तो इसके 2 एलिमेंट्स तो 0 ही हैं, तो हमें तो सिर्फ 1 के लिए ही एक्सपैंड करना है। तो कोफैक्टर के साइन लगाएंगे। रिमेंबर ये प्लस है कोफैक्टर, ये माइनस कोफैक्टर, तो ये प्लस कोफैक्टर है, ये प्लस कोफैक्टर है। रो चेंज करोगे तो ये माइनस कोफैक्टर आएगा, रो फिर चेंज करोगे तो ये प्लस कोफैक्टर आएगा। ठीक है, तो हमें तो सिर्फ इन्हीं 3 एलिमेंट्स के ही चाहिए थे कोफैक्टर के साइन। तो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C3, सो सिर्फ 1 की एंट्री चाहिए, ये फैक्टर्स चलते रहेंगे। वी आर गेटिंग x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और ये फैक्टर ये तो चलेगा ही ऐसे ही। अब डिटर्मिनेंट की बारी, 1 से एक्सपैंड करो। 1 का कोफैक्टर प्लस तो साइन चेंज नहीं होगा, इस 1 का रो गया कॉलम गया, बचा 1 इंटू दिस माइनस 1 इंटू दिस, यानी y प्लस जेड माइनस x प्लस वाई। ठीक है, तो ये क्या आंसर देगा आपको? ये x माइनस वाई ऐसे ही, और ये सब कुछ इक्वल टू 0 चल रहा है। x माइनस वाई, फिर ये y माइनस जेड, फिर ये 1 प्लस एक्स वाई जेड। अब इधर देखो y प्लस जेड है, माइनस से दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, तो x माइनस बनेगा, y भी माइनस बनेगा, ये दोनों कट जाएंगे, y और y कट जाएंगे, तो ये ब्रैकेट आपको देगा सिर्फ z माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ये फैक्टर, फिर z माइनस एक्स, इन सब का प्रोडक्ट 0 है। 0 कैसे? ये गिवन ही था, ये सारा हम सॉल्व करते आ रहे हैं, सब इक्वल टू 0 है। नाउ अब ये प्रॉपर्टी काम आएगी हमारी। वो कहते हैं एक्स वाई जेड डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। जब कोई दो चीज़ें अलग अलग होती हैं तो उनका डिफरेंस कभी 0 नहीं हो सकता। सो एक्स माइनस वाई कैन नॉट बी 0, वाई माइनस जेड कैन नॉट बी 0, एंड z माइनस एक्स ऑल्सो कैन नॉट बी 0। तो 4 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, उनमें से 3 0 हो ही नहीं सकते क्योंकि वो डिफरेंट है। इसलिए ये 4 का प्रोडक्ट 0 आया क्यों होगा? क्योंकि ये जो 4th फैक्टर बचा ये 0 होना चाहिए। सो देयरफॉर 1 प्लस एक्स वाई जेड इज 0। आई होप आपको दिस इज़ योर एग्जाम्पल 16। ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, इसको डेल्टा ले लेते हैं, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसके इक्वल प्रूव कर दो या इसके इक्वल प्रूव कर दो, दोनों में से किसी के भी एक के भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं। ना इसमें हमें कोई भी चीज़ कॉमन होती हुई तो कहीं से भी नज़र नहीं आती, बट बहुत सारे वंस नज़र आते हैं। तो यहाँ पर हम इन्हीं वंस को ज़ीरोज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन दोनों वंस को माइनस करके 0 बनाऊँगी। सो दिस इज़ R2, दिस इज़ R3,
तो मैं फर्स्ट हम लोग इसमें अप्लाई कर लेते हैं, R2 को चेंज कर लेते हैं, R2 माइनस R3. नाउ आई एम डूइंग दिस, यू कुड हैव डन C2 माइनस C3, or you could have done here R1 minus R2, or you could have done C1 minus C2. It's up to you. आपको बस ध्यान ये रखना है कि अगर कुछ कॉमन नहीं आता या और कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ पा रही है तो आप ज़ीरोज़ को क्रिएट करिए. तो R2 माइनस R3 हम कर रहे हैं, ठीक है. सो R2 माइनस R3 की वैल्यूज़ मैं लिख कर दिखा देती हूँ आपको. R2 है आपका 1, 1 प्लस बी और 1. R3 है 1, 1, 1 प्लस सी. इनको माइनस कर रहे हैं. सो 1 माइनस 1 0, 1 प्लस बी में से 1 गया, बी 1 में से जब ये दोनों माइनस होंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस. 1 माइनस 1 0, आपको मिलेगा माइनस सी. ये जो आंसर आया 0 बी माइनस सी, ये किसकी जगह लिखा जाएगा? R2 की जगह लिखा जाएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्म R2 हो रही है. याद रखिए 0 बी माइनस सी. तो हमारा R2 बदल गया, बाकी कुछ नहीं, ठीक है. अब हमें फिर से ज़ीरो बनाना है. आप इन दोनों वंस को माइनस कर सकते हैं. इसके लिए आपको C1 माइनस C2 करना पड़ेगा. लेकिन C1 माइनस C2 करने पर ये वाला ज़ीरो जो आपने पहले से बनाया है ये डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए हम इन दोनों को अब ज़ीरो नहीं बनाएंगे. इधर ध्यान दीजिए, ये भी 1 और 1 है, ये 1 C2 में है, ये वाला 1 C3 में है, तो हम C2 माइनस C3 ज़रूर कर सकते हैं. तो अब हम करेंगे C2 चेंज टू C2 माइनस C3. तो आपका डिटर्मिनेंट अब बदल जाएगा. कौन चेंज नहीं हो रहा? कॉलम 1 चेंज नहीं हो रहा, तो उसको एज इट इज़ रखिए. कॉलम 2 चेंज हो रहा है, कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस करेंगे. 1 माइनस 1 0, बी माइनस ऑफ माइनस सी, बी प्लस सी. 1 माइनस करेंगे 1 प्लस सी, तो ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे. 1 माइनस 1 तो 0 देगा और प्लस सी आपका बन जाएगा माइनस सी. 1 माइनस सी, 1 1 प्लस सी. अब हम और ज़ीरोज़ मेरा ख्याल इसमें क्रिएट नहीं कर सकते. नाउ अब हम इसमें डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे. यू कैन ओपन इट अलॉन्ग C1 और अलॉन्ग R1. तो मैं इसमें को फैक्टर के साइन लिख देती हूँ. मैं R1 के अलॉन्ग को फैक्टर ओपन कर ये डिटर्मिनेंट ओपन कर रही हूँ. इस ज़ीरो को तो अब हमने लेना ही नहीं है, तो यहाँ तो सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा ज़ीरो के लिए माइनर. सो डेल्टा इज़, पहले आएगा एलिमेंट, को फैक्टर का साइन प्लस, माइनर का डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं. 1 प्लस ए की रो हटा दो, कॉलम हटा दो, तो बचा आपके पास बी प्लस, ये और ये हट गया ना, बी प्लस सी माइनस सी, इधर भी माइनस सी और 1 प्लस सी. और ये एलिमेंट अब हमें लेना ही नहीं है, तो लास्ट वाले एलिमेंट पे पहुंच जाते हैं, प्लस 1. अब इसका माइनर का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो. ये इसका 1 का रो और कॉलम हटा दो, 0 बी प्लस सी, 1 और माइनस सी. बस अब इन डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर लो. ये वाले दोनों है ना. सो 1 प्लस ए किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? बी प्लस सी इंटू 1 प्लस सी, ठीक है. माइनस सी से मल्टीप्लाई होकर सी स्क्वायर देगा और ये दोनों प्रोडक्ट माइनस होंगे, ठीक है. अब प्लस 1 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा? 0 इंटू माइनस सी तो 0 ही दे रहा है. 1 इंटू बी प्लस सी देगा और ये दोनों प्रोडक्ट आपस में माइनस हो जाएंगे. अब इसको फर्दर बस हमें सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं है. सो 1 प्लस ए, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बी प्लस सी इंटू 1 प्लस सी, बी इंटू 1 बी, बी इंटू सी प्लस बी सी, सी इंटू 1 सी, सी इंटू सी प्लस सी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर पहले से ही था, प्लस 1 से तो किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो वो 1 ही रहता है, माइनस दोनों के साइन चेंज कर देगा. ये आपका सॉल्व हो गया. अब इसमें सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया. 1 प्लस ए से अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे. 1 प्लस ए से अब ये सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले 1 से फिर ए से. सो 1 इंटू बी, 1 इंटू बी सी, 1 इंटू सी, ए इंटू बी, ए इंटू बी सी, ए इंटू सी. तो मैं वैल्यूज़ लिख रही हूँ डिटर्मिनेंट की. बी प्लस बी सी प्लस सी, ये तो 1 से मल्टीप्लिकेशन हो गया. अब ए से, ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए सी,
और ये वाला ब्रैकेट माइनस बी माइनस सी, जो कटता है कैंसिल आउट होता है, प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी। सो आपके डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया ए बी सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, जो ये फॉर्म है। तो यहाँ हमारा अब डिटर्मिनेंट का आंसर ये आ चुका है। सो आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 16 भी समझ में आ गया होगा। दिस इज़ क्वेश्चन 5 ऑफ योर एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 4.2 है आई सपोज। यस, एक्सरसाइज 4.2 है ना। अब इस क्वेश्चन को आप अपने तरीके से भी करके देख सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ उसमें मैं कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँगी कि सभी रो सभी कॉलम्स दो दो टर्म्स से मिलकर बने हैं, तो हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट को स्प्लिट अप करेंगे। ठीक है, तो ये है R1। मैं पहले R1 से ओपन करूँगी, यानी R1 की मदद से मैं इसको दो डिटर्मिनेंट्स, ये जो डेल्टा है आपका डिटर्मिनेंट है, इसको मैं दो डिटर्मिनेंट्स में बांट दूँगी। तो रिमेंबर मैं R1 से दो डिटर्मिनेंट्स बना रही हूँ, तो बाकी की दोनों रोज़ एज इट इज़ ही रहेंगी। तो यानी ये C प्लस, सेकेंड रो लिख रही हूँ पहले मैं, C प्लस ए R प्लस पी Z प्लस एक्स A प्लस बी P प्लस क्यू X प्लस वाई। दूसरे डिटर्मिनेंट में भी ये एज इट इज़ रिपीट होंगी, क्योंकि इनको हम स्प्लिट नहीं कर रहे। ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। कौन स्प्लिट हो रहा है? रो 1। तो रो 1 का एक एक एलिमेंट तो यहाँ ले लो और दूसरा दूसरा एलिमेंट यहाँ ले लो। आई होप आपको स्प्लिटिंग समझ में आ गई है। ठीक है, अब ये जो दोनों हैं इनको भी मैं दो दो डिटर्मिनेंट्स में डिवाइड कर दूंगी यूजिंग R2। नाउ आई एम स्प्लिटिंग R2। पहले हमने क्या किया? स्प्लिट R1 किया। अब हम करेंगे स्प्लिट R2। तो दो डिटर्मिनेंट इससे बनेंगे, दो डिटर्मिनेंट इससे बनेंगे। तो आपका अपना जो डिटर्मिनेंट है दैट विल बी कन्वर्टेड टू 4 डिटर्मिनेंट्स नाउ। तो मैं पहले 4 डिटर्मिनेंट्स बना लेती हूँ, फिर इसमें हम वैल्यूज़ लिखेंगे। ठीक है, ये 4 डिटर्मिनेंट्स बन जाएंगे। ये दो डिटर्मिनेंट्स इससे आएंगे, दो डिटर्मिनेंट इससे आएंगे। तो स्प्लिट कौन होना है? R2। तो R1 यहाँ पर भी ऐसे ही लिखी जाएगी और इसमें भी। R3 अनचेंज्ड। स्प्लिट कौन हो रहा था? R2। तो CRZ एक में आ जाएगा, APX एक में चला जाएगा। सेम चीज़ यहाँ करनी है। स्प्लिट किसको कर रहे हैं? R2 को। तो CRZ, ये जो ऊपर वाला रो है, रो 1, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। रो 3 अनचेंज्ड। स्प्लिट कौन हुआ है? सेकेंड रो। तो CRZ APX ये स्प्लिट हो गए। ठीक है, नाउ अब ज़रा आप थर्ड डिटर्मिनेंट को देखिए। R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, है ना। इसमें क्या हो रहा है? R1 R2 आइडेंटिकल हो गए। और जब भी कोई रो या कॉलम दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है? 0। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको नहीं लेंगे, ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, नाउ ठीक है ना, इतना हो गया। अब इसको भी स्प्लिट करेंगे, इसको भी स्प्लिट करेंगे, इसको भी स्प्लिट करेंगे।
तो दो डिटर्मिनेंट इसमें से आएंगे, दो इसमें से आएंगे, दो इसमें से आएंगे, इसको तो अब लेना ही नहीं है। यानी अब हमारे पास 6 डिटर्मिनेंट्स तैयार होंगे। तो अब आपका ये डेल्टा आ जाएगा, 2 डिटर्मिनेंट इससे आने वाले हैं, तो पहले इसी को स्प्लिट कर लेते हैं। तो स्प्लिट कौन हो रहा है? स्प्लिट अब हम कर रहे हैं R3 रो 3 को, इसको। तो ऊपर वाली दोनों रोज़ में तो कोई चेंज आएगा नहीं, BQY CRZ, BQY CRZ, इसको हमने 2 में स्प्लिट कर दिया। अब नीचे वाले एलिमेंट्स को APX एक जगह आ जाएगा, BQY एक जगह आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 2 में स्प्लिट। अब इसको करेंगे 2 में स्प्लिट। इसको कर रहे हैं स्प्लिट, ठीक है। तो इससे भी हमें 2 डिटर्मिनेंट्स मिल जाएंगे। ये BQY APX तो चेंज हो नहीं रहा, क्योंकि हम स्प्लिट कर रहे हैं रो 3 को। सो इसमें APX एक साथ एक जगह एक डिटर्मिनेंट में और BQY दूसरे डिटर्मिनेंट में। इसी तरह इसको, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 हो गया, अब इसको भी हम स्प्लिट कर देंगे 2 में। यहाँ से ये 2 मिल गए, अब यहाँ से 2 मिलेंगे हमें डिटर्मिनेंट्स। सो फर्स्ट 2 रोज़ को तो एज इट इज़ लिखेंगे बिकॉज वी आर नॉट स्प्लिटिंग देम। वी आर स्प्लिटिंग द थर्ड रो। सो APX एक जगह आ जाएगा, BQY एक जगह आ जाएगा, BQY। तो अब इसमें हमें देखना है कहाँ पर रो एंड कॉलम, इधर से ही 2 हैं। तो अब इसमें देखो BQY, इसका रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल है, तो ये 0 हो गया। इसमें रो 2 और रो 3 आइडेंटिकल है, तो ये भी 0 हो गया। इसमें रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल है, तो ये भी 0 हो गया। इसमें रो 2 और फिर यहाँ लिख दिया मैंने, इसमें रो 2 और रो 3 आइडेंटिकल हैं, तो ये भी 0 हो गया। तो 1 2 3 4 तो 0 ही हो गए, ठीक है। हमारे पास बच रहा है सिर्फ ये और ये। अब हमें इसको आंसर तक पहुंचाना है। तो फर्स्ट रो क्या होनी चाहिए? APX होनी चाहिए, वो इसमें लास्ट रो है। BQY सेकेंड रो होनी चाहिए, वो इसमें फर्स्ट है। सेम यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ है। तो हमें इसमें पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप इसको लेकर जाओगे सेकेंड रो में, और फिर मतलब इसमें 2 ट्रांसफॉर्मेशंस लगेंगी। पहले आप लगाएंगे, इसके लिए बात कर रहे हैं, ये APX हमें ऊपर चाहिए फर्स्ट रो में। तो R1 को इंटरचेंज कर दो R3 के साथ, तो ये APX उठकर ऊपर चला जाएगा, एक प्रॉब्लम सॉल्व। BQY लेकिन नीचे आ जाएगा और डिटर्मिनेंट का साइन माइनस में बदल जाएगा, ठीक है। ये मैं करके दिखा देती हूँ आपको। देखो, इसको ध्यान रखना। हम क्या कर रहे हैं? R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं R3 में। तो जब मैं R1 को R3 में इंटरचेंज करती हूँ, तो पहले तो एक नेगेटिव साइन लगा लूँगी। R1 गया R3 की जगह, तो R3 बन जाएगा, ये R1 ऊपर चला जाएगा, ये R3 ऊपर चला जाएगा, ये चेंज नहीं हुआ। अब आप अपने आंसर से मिला लो। APX तो सही जगह पे आ गया। अब ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए। अब की बार ये R2 है और ये R3 है, तो मैं एक नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगी, R2 इंटरचेंज विद R3। एक और ट्रांसफॉर्मेशन जब लगेगा तो ये माइनस एक और मिल जाएगा, एक पहले माइनस था, एक माइनस और आ गया, तो ये दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे। R2 और R3 इंटरचेंज हो रहे हैं, R1 एज इट इज़ रहेगा, R2 की जगह R3, R3 की जगह R2। तो एक ये ट्रांसफॉर्मेशन और एक ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से हमारा ये वाला डिटर्मिनेंट बिल्कुल हमारे आंसर वाले डिटर्मिनेंट में बदल जाता है। आगे बात समझ में? ये कैसे आया? जब हमने R1 और R3 को इंटरचेंज किया था और ये R2 को R3 में इंटरचेंज किया। 2 बार इंटरचेंज हो रहा है, 2 नेगेटिव्स आए, तो अल्टीमेटली हमारे डिटर्मिनेंट का साइन
नहीं बदलने वाला, सिर्फ रोज़ आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। तो R1 चेंज टू R3 एंड R2 इंटरचेंज टू R3, ये दो हैं। देन पहले ये फिर ये, तो हमारा ये वाला डिटर्मिनेंट हमारे आंसर डिटर्मिनेंट में बदल जाएगा। A P X B Q Y C R Z में बदल गया। अब इस पर ध्यान देंगे, इसको भी मैं अलग से सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। तो हमारे पास अब सेकंड जो हमें चेंज करना है वो ये डिटर्मिनेंट है APX और BQY। तो देखो ये APX मुझे फर्स्ट रो में चाहिए, तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगेगा, R2 इंटरचेंज विद R1। ऐसा करने से हमें एक नेगेटिव का साइन मिलेगा, तो आपका डिटर्मिनेंट माइनस में बदल जाएगा। ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गई, APX ऊपर आ जाएगा, CRZ नीचे आ जाएगा और BQY। अभी भी ये गड़बड़ है, अब इन दोनों को चेंज करेंगे, तो फिर दोबारा R2 इंटरचेंज विद R3। अब इन दोनों में इंटरचेंज लगा देंगे, ये है ना R2 और R3 आपका। इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो एक नेगेटिव तो यहाँ से आया था, इस इंटरचेंज से एक नेगेटिव इस इंटरचेंज से आएगा, तो ये दो माइनस आ गए यहाँ पर, ठीक है ना। एक माइनस जैसे कि मैंने पहले बताया यहाँ से आया, एक माइनस इस इंटरचेंज से आया है, ठीक है ना। तो ये माइनस माइनस मिलकर अल्टीमेटली हमारा डिटर्मिनेंट पॉजिटिव ही रखेंगे। और हमारी सारी की हमने दो रोज़ इंटरचेंज की, पहले ये दोनों और फिर ये दोनों। तो हमने जो दो इंटरचेंजेस किए उससे जो हमें डिटर्मिनेंट मिला वो बिल्कुल हमारे आंसर के डिटर्मिनेंट जैसा है। देख लो APX BQY CRZ, देखो बिल्कुल सेम है ना। तो अब हम ये वैल्यू उठाकर, ये वाली वैल्यू उठाकर अब हम अपने आंसर में रखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या क्या अप्लाई कर दिया, पहले हमने R2 चेंज टू R1 किया एंड देन R2 इंटरचेंज टू R3 भी किया है। ऐसा करने से हमको ये मिला है, ये तो हम यहाँ पर लिख रख सकते हैं APX BQY CRZ। तो दिस हैज़ बीन इंटरचेंज टू दिस, और ये दोनों एडअप होकर 2 टाइम्स APX BQY CRZ बन जाएंगे, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।